हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस में स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैथ सेकंड की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चंस मींस, या ऐसा कह सकते हैं कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटरमिनेट के आगे के क्वेश्चंस, यानी नेक्स्ट स्टेप्स वाले क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे कि हम उस डिटरमिनेट को कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें प्रूफ करने के लिए कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा वो डिटरमिनेट के क्वेश्चंस जिसमें हम प्रूफ करते हैं, यानी हमें कोई डिटरमिनेट दी जाएगी और हमसे कहा जाएगा कि इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है। इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको डिटरमिनेट सॉल्व करने के दो तरीके कराए, जिसमें एक वीडियोस में मैंने आपको कराया है कि डिटरमिनेट को कैसे सॉल्व करेंगे बाय द एक्सपेंशन मेथड। सेकंड पार्ट में मैंने आपको कराया है कि डिटरमिनेट को कैसे सॉल्व करेंगे बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने डिटरमिनेट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिटरमिनेट की वीडियो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि हम उन डिटरमिनेट को कैसे सॉल्व करेंगे जिसको हमें प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है नंबर 1, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा गया है कि प्रूफ करना है कोई डिटरमिनेट दी गई है इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व द या प्रूफ द फॉलोइंग डिटरमिनेट, और उसके बाद ये डिटरमिनेट दी जाएगी और उसके इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब बच्चों क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से आएगा और आपको पहचानना होगा कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्योंकि डिटरमिनेट के क्वेश्चन अगर आपने किए हैं और क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व किया है, अपने हाथों से प्रैक्टिस की है, तो तभी आप क्वेश्चन को पहचान पाओगे कि हमें क्वेश्चंस को में क्या करना है, कैसे हमें टाइम को थोड़ा कम कर टाइम कंज्यूम करके हमें क्या करना है, चीजों को आंसर निकालना है। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं होगी थोड़ा भारी पड़ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हैं तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इस तरीके से लिखा हुआ है। पहले हम कोशिश करते हैं ट्रिक ढूंढने की, क्या कोई कॉमन निकल रहा है। क्योंकि ट्रिक क्यों ढूंढने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, तो पहले कोशिश ये करते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है क्या उसमें हमारी कोई प्रॉपर्टी हमारी फिक्स हो रही है, क्या हम किसी प्रॉपर्टी को लगा पा रहे हैं। जैसे सबसे मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी बताई थी, दो प्रॉपर्टीज हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो दो प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि अगर ये देखो कि हमारा जो डिटरमिनेट है उसमें किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं क्या वो सबके सब 0 बन सकते हैं। अगर मान लो कि आपके जो डिटरमिनेट दी गई है उसके रो में सभी एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर ये डिटरमिनेट दी गई है इसके कॉलम में सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 0 हो जाएं एक कॉलम के। ठीक है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो डिटरमिनेट क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। या तो ये ढूंढते हैं, या फिर हम दूसरी प्रॉपर्टी ये ढूंढते हैं कि क्या कोई कैलकुलेशन करके हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे कोई दो कॉलम एक जैसे हो जाएं, या हमारी कोई दो रो क्या हो जाएं, एक जैसी हो जाएं। ठीक है। टू रोज आर आइडेंटिकल या टू रो कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर कुछ ऐसा हो जाए तब भी हमारा डिटरमिनेट क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो जब भी आपको 0 प्रूफ करने के लिए आए तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप इन दोनों प्रॉपर्टीज में से कोई सी प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश इसमें करेंगे। ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि किसी क्वेश्चन को कैसे आप ब्रेक कर सकते हो। तो अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो देखो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन किए हैं और मैं पढ़ाता रहता हूं, मैंने सोल्व किए हैं, तो मैं देख के मुझे ये आइडिया लगा कि अगर देखो मैं इन तीनों को जोड़ दूं, ध्यान से समझना, ये कौन सा कॉलम है, इस कॉलम को बोलेंगे C1, ये कॉलम कौन सा है C2, और ये कॉलम कौन सा है C3। अगर ध्यान से देखें आप तो अगर देखो C1 कितना है A माइनस बी, C2 कितना है B माइनस सी, और C3 कितना है C माइनस ए। अगर मैं इन तीनों को आपस में ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो ध्यान से देखो क्या होगा, माइनस के B से प्लस का B कैंसिल हो जाएगा, माइनस के C से प्लस का C कैंसिल हो जाएगा, और माइनस के A से प्लस का A कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स कितना आ गया, 0 बन गया, 0। ठीक है। इसी तरीके से इसमें ये जब ऐड करूंगा तीनों को तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। इस तरीके से तीनों को ऐड करूंगा तो 0 हो जाएंगे। मुझे पता कैसे चला, क्योंकि मैंने ध्यान से देखा कि एक भी यहां लिखा है, एक भी यहां लिखा है, एक C यहां पर है, एक C यहां पर है, एक A यहां पर है, एक यहां पर है। एक तो मैंने ये चीज देखी पहले, सबसे पहले। दूसरी चीज मैंने देखी साइन, कि देखो यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का है। तो जैसे मैंने साइन कन्वर्जन साइन देखे इनके और मैंने देखा कि सब दो दो बार लिखे हुए हैं, तो मैं समझ गया कि मैं 0 बना सकता हूं इसमें। ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक होती है क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की। आप कोशिश करना इस तरीके से सोल्व करने के लिए कि कैसे, मतलब इस तरीके से आप कोशिश करना सोल्व करने की। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मैंने क्या कहा था कि हम लेट कर लेते हैं, या लेट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, टेक
LHS। LHS समझते हैं, ये LHS पार्ट होगा, ये RHS पार्ट होगा, क्योंकि प्रूफ करना है। जब तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम LHS लेके चलते हैं और RHS को प्रूफ कर देते हैं, यही तो हमारा मतलब होता है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ टेक। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मैं एक बार से, क्योंकि मैथ में थोड़ी सी लिखना भी होता है, तो एक बार दोबारा से इसको उतार लेंगे, क्योंकि हमने इसको दोबारा माना है। तो एक बार दोबारा उतार लेंगे, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। उतार लिया, क्वेश्चन से हटके आंसर में आ गया ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। बच्चों मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ऑपरेशन लगाना सिखाया था। क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये कॉलम कौन सा है मेरा, रफली लिख रहा हूँ C1, ये कौन सा कॉलम है मेरा C2 और ये कौन सा कॉलम है C3। मैं क्या कर रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, मैं तीनों कॉलम को क्या कर रहा हूँ, आपस में ऐड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। अब मैं कहां पर लेके आऊं, मैंने बताया था कि जब कैलकुलेशन करते हो तो किसी न किसी में तो चेंज करना पड़ेगा, किसी एक कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, C1 में ही चेंज कर देता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एरो का मतलब क्या होता है, कि आपने जिस भी रो के या कॉलम के आगे एरो लगाया है, तो आपने यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन की है वो सारी कैलकुलेशन कहां पर चेंज होंगी, इस वाले कॉलम में चेंज होंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं C2 में चेंज करूं तो यहाँ C2 लिखेंगे, अगर आप चाहते हो कि मैं C3 में चेंज करना चाहता हूं तो C3 में लिखेंगे। बात समझ में आ गई। ऐसा जरूरी नहीं है कि C1 में करना है, आप तीनों में से किसी भी कॉलम में चेंज कर सकते हैं। अब चेंज होने के बाद क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना क्या होगा। मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ पूरा ऐसे का ऐसे कंप्लीट। तो पहले C1 में कितना है, A माइनस बी प्लस, क्योंकि प्लस आया था यहाँ पर, B में कितना, सॉरी C2 में कितना है, B माइनस सी, B माइनस सी आ गया, फिर प्लस, और C3 का मतलब क्या है, C3 में कितना है, C माइनस ए, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है, एक कंप्लीट टर्म है। इसी तरीके से इसमें देखेंगे, तो पहला क्या है, C1 में B माइनस सी, फिर प्लस आएगा, फिर C2 में है हमारा C माइनस ए, फिर प्लस आएगा, और फिर हमारा C3 में कितना है, A माइनस बी, इसको भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब आते हैं इस पर, C1 में कितना है, C माइनस ए प्लस, C2 में कितना है, A माइनस बी प्लस, C3 में कितना है, B माइनस सी। हो गए कंप्लीट। मैंने बताया अभी कि जिसके आगे हम लिखते हैं एरो, जिस एरो के पीछे जो भी लिखा होता है उसमें चेंज होता है, तो सिर्फ C1 में चेंज होगा, बाकी दोनों कॉलम ऐसे ही उतर जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज। तो मैंने इसको ऐसे ही उतार दिया, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी, डिटरमिनेट क्लॉज। ओके, चलिए अब ध्यान से देखो, तो कैंसिल कर रहा हूं मैं, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल और A से A कैंसिल, प्लस के B से माइनस के B कैंसिल, प्लस के A से माइनस का A और प्लस के C से माइनस का C, प्लस के C से माइनस का C, प्लस के B से माइनस B, प्लस A से माइनस A। तो डिटरमिनेंट चेंज होकर कैसी आ जाएगी, ये तीनों टर्म क्या बन गई है, 0 0 0। यहां पर क्या आया है, B माइनस C, C माइनस A माइनस B आया है। उसके बाद इधर थर्ड कॉलम में क्या लिखा है, C माइनस A माइनस B और B माइनस सी, ये हो गया हमारा डिटरमिनेट। क्लियर है, चलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। इस डिटरमिनेट को मैं यहां पे उतार रहा हूं दोबारा से आपके लिए, क्योंकि मेरे पास यहां पे नीचे स्पेस नहीं है। तो B C A B माइनस C माइनस A माइनस B, C A B C माइनस A माइनस B माइनस C। ठीक है बच्चों, ये आ गया है। अब हम लगाएंगे प्रॉपर्टी। क्या होती है प्रॉपर्टी, मैंने बताया है अभी कि कोई भी डिटरमिनेंट की अगर कोई भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी डिटरमिनेंट की किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट या फिर किसी भी एक रो के एक कॉलम के सभी एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं, तो वो डिटरमिनेंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो लिखेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C1, ठीक है, कॉलम 1 इज जीरो, देन क्या होगा, जो डिटरमिनेंट क्या है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इज इक्वल टू 0।
ठीक है बच्चों, आप जब बुक करोगे, बुक में क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे सिर्फ यहाँ लिखा होगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर हमें प्रॉपर्टी याद है और हमारे पास टाइम है तो हम एक लाइन क्यों ना लिखें, क्योंकि अगर आपने ये लाइन लिखी है तो इससे एक इम्पैक्ट ये जाएगा, बाई चांस मान लो आपने क्वेश्चन गलत कर दिया और आपने कैलकुलेशन गलत कर दी और जबरदस्ती ये चीज बन के आ गई और आपने प्रॉपर्टी लगा के आंसर 0 ला दिया, मतलब आंसर तो सही आ रहा है लेकिन जब स्टेप मार्किंग होती हुई आएगी तो क्या पता टीचर गलती पकड़ ले, तो ठीक कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये प्रॉपर्टी लिखी है तो बच्चे टीचर क्या सोचेंगे, टीचर को ये लगेगा कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपको नॉलेज है इस चीज की। तो स्टेप मार्किंग में अगर आपका क्वेश्चन गलत भी है, आंसर गलत भी है तो लेकिन इसके बिहाफ पे आपको मार्क्स कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि लैंग्वेज जहां लिखने की जरूरत है वहां लैंग्वेज लिखनी है। अब प्रॉपर्टी अगर इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, जो डिटरमिनेट है वो 0 हो जाएगा। तो डिटरमिनेट 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि शुरू में ही क्या कर लो, इसको लेट कर लो। तो यहाँ पे इसलिए लेट करने में थोड़ा फायदा रहता, मैंने यहाँ पे कर लिया लेट d इज इक्वल टू जो डिटरमिनेंट दिया गया था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये सब किसके इक्वल चल के आ रहा है, d के इक्वल चल के आ रहा है। ठीक है, d के इक्वल चल के आ रहा है, तो डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, ये d के इक्वल है। तो d इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, d इज इक्वल टू 0। तो यहां से लिख देंगे कि RHS बराबर LHS, RHS इज इक्वल टू LHS। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था किसके ऊपर, डिटरमिनेंट के ऊपर। चलिए अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रूफ करना है ये डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल टू है किसके, हमें प्रूफ करना है 2a² b² c²। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो अब मैंने वही है कि हम ट्रिक ढूंढते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, टेक LHS। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम क्या कर लेते हैं LHS। अब LHS लिया है तो अब देखो क्या होना है, टेक LHS में, इसमें देखो क्वेश्चन में कि हमें क्या लगा सकते हैं, क्या ढूंढ सकते हैं। देखो बच्चों कोई भी इसमें ट्रिक आप लगा सकते हो, हर एक बच्चा अपने अपने हिसाब से अलग अलग ट्रिक लगाएगा। लेकिन जब देखो क्वेश्चन में 0 आ जाए, जब क्वेश्चन में 0 आ जाए और एक से ज्यादा 0 हो, कम से कम 2 0 हो, तो समझ लेना क्वेश्चन में ऑटोमेटिक थोड़ा इजी हो गया होगा, बहुत सारा इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि 0 आने से क्या हो जाती है, बहुत सारी टर्म्स क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो इस केस में आप टाइम ना खराब करें, आप पहले तो ये देखें कि 0 बन रहा है और कोई प्रॉपर्टी लग रही है या नहीं लग रही है। अगर आपके समझ में नहीं आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी चाहिए या कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए, तो सिंपल क्या कर दो, उसको एक्सपेंशन मेथड के जरिए से उसको सोल्व कर दो। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक्सपेंशन मेथड। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट, मैंने इस डिटरमिनेंट को किसके इक्वल मान लिया, d इज इक्वल टू 0 BA CA AB 0 CB AC BC और 0। मैंने इस डिटरमिनेंट को किसके इक्वल मान लिया है, d के इक्वल मान लिया है। अब मैं यूज कर रहा हूं बाय एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, मेरी आदत है लिखने की, इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं कि मैंने कौन सा मेथड लगाया है। आप चाहो मत लिखो, लेकिन लिखोगे तो अच्छी बात है, एग्जामिनर को यह पता चलेगा कि आपने क्या किया है और आपको कितनी नॉलेज है। हम एक्सपेंशन मेथड लगाते हैं, तो d इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने एक्सपेंशन मेथड की पहली टर्म ऐसी रखेंगे, ठीक है, और बाकी क्या होता है, पहली टर्म ऐसी रखेंगे 0, क्या होगा, इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे और इसके आमने सामने वाले एलिमेंट को भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मतलब क्या होता है कि 0 जहां लिखा है, 0 के नीचे वाले और ऊपर वाले एलिमेंट छोड़ दो, 0 के आगे और पीछे वाले एलिमेंट को छोड़ दो। तो जब मैं इस रो को छोड़ दूंगा और इस कॉलम को छोड़ दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 4 एलिमेंट्स, 0 BC CB 0, यही बचेंगे। रफली लिख दूं, चलो क्या बचेगा मेरे पास, 0 BC CB और 0, यही बचेंगे। क्यों, क्योंकि ये रो खत्म हो गई और ये कॉलम खत्म हो गया। उसके बाद क्या होता था ये कि जो पहला एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई करो किसके, उसके सामने वाले एलिमेंट से। तो 0 की 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। बीच में क्या आता था, माइनस, जो सेकंड एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई किससे करो, उसके सामने वाले से। तो BC की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, CB से। हो गया, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। उसके बाद यहां लगाते हैं माइनस, क्यों, क्योंकि ये टर्म कैसी आती थी, माइनस की, तो माइनस की लिखेंगे ये टर्म AB
अब क्या करेंगे, फिर से वही बात है कि ए बी जहां लिखा है उसके आगे और पीछे वाले एलिमेंट को हम छोड़ देंगे और उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, यानी कि ऊपर वाली रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम, सेकंड कॉलम को हम लेफ्ट कर देंगे। तो मेरे पास अब क्या क्या बचेंगे, मेरे पास देखो ये खत्म हो गई पूरा कॉलम और ये रो खत्म हो गई, क्या बचा, बी ए, सी ए, बी सी और 0, यही बचेंगे। अब क्या होता था कि जो पहला एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई करो उसके सामने वाले से, तो यहाँ जो भी नंबर लिखा है उसकी जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आता है, 0 ही आता है, माइनस यहाँ जो एलिमेंट लिखा है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे उसके सामने वाले से, तो यहाँ क्या लिखा है, बी सी मल्टीप्लाई सी ए, ठीक है। अब ये एलिमेंट कैसा आता था, प्लस का, ठीक है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया है। प्लस का ये एलिमेंट ऐसे उतार देंगे। अब फिर से करेंगे हम दोबारा से क्या, कि एसी कहां लिखा है, थर्ड कॉलम में और फर्स्ट रो में, तो एसी का क्या होगा, आमने सामने वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, छोड़ देंगे, यानी कि ये रो खत्म हो जाएगी और उसके ऊपर और नीचे वाले कॉलम को भी छोड़ देंगे, तो यानी कि ये भी खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेंगे मेरे पास, ये 4 एलिमेंट्स, क्या बचेंगे, ये 4 एलिमेंट्स। अब क्या होगा कि पहला एलिमेंट जो है क्या है इसमें, बी ए, कितना है, बी ए, बी ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके सामने वाले एलिमेंट से, सी बी से, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड एलिमेंट, तो माइनस आता है फॉर्मूले में, बीच में 0। उसके बाद पहला एलिमेंट कितना है, 0, 0 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, सी ए से, 0 की मल्टीप्लाई सी ए से, ठीक है। ये हो गए हमारे, ये हमारा एक्सपेंशन मेथड लग चुका है। तो बच्चों जिस बच्चे को भी एक्सपेंशन मेथड में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो मेरी डिटरमिनेट की प्रीवियस वीडियो देख सकता है, जिसमें मैंने एक्सपेंशन मेथड पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, आप उस वीडियो को देखना, आपको एक्सपेंशन मेथड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब ध्यान से देखो, देखो 0 लिखा है और इसके अंदर कोई एलिमेंट लिखा है, तो बच्चों इसको मैं सोल्व करके मुझे फायदा ही नहीं होना है, क्यों, क्योंकि 0 बाहर लिखा हुआ है और 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करूंगा तो कितना आता है आंसर, 0 ही आता है, कुछ आना ही नहीं है, क्या आएगा, सिर्फ 0 ही आएगा। तो मैं इसलिए इस पे ध्यान ना देके सिर्फ किस पे ध्यान दूंगा, सिर्फ 0 पे। उसके बाद क्या लिखा है, माइनस ए बी, ए बी ऐसे लिखा है। अब ध्यान से देखो, 0 में से कोई भी चीज घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है, वही नंबर लौट के आता है, तो 0 में से जो भी करेंगे सब्ट्रैक्ट वो क्या आ जाएगा, वापिस वही लौट के आएगा। अब मैं इसको देखो सही से लिख रहा हूं, ए कितनी बार है, एक बार, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है ना इसलिए। बी कितनी बार है, 1 टाइम्स, तो ए बी आ गया। सी कितनी बार है, सी है 2 टाइम्स, तो जब मल्टीप्लाई में होते हैं और 2 टाइम्स होते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये तरीका है। प्लस बाहर क्या लिखा है यहाँ पर, ए सी। अब फिर से इसको करेंगे, देखो फिर से वही, ए कितनी बार है, 1 टाइम, बी कितनी टाइम है, 2 टाइम्स, कितनी बार है, 2 बार, और सी कितनी बार है, 1 बार, माइनस 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो क्या आता है, 0, तो 0 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यही टर्म लौट के आएगी। कितना सोल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो दोनों माइनस माइनस मिलके क्या बनाते हैं, प्लस, तो इसलिए ये टर्म कैसी आएगी, प्लस की। तो देखो ए बी की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, ऐसा समझ सकते हो, या बाहर माइनस का ए बी लिखा है, माइनस के ए बी की मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ए कितनी बार है यहाँ पे, 1 टाइम्स, यहाँ पे कितनी बार है, 1 टाइम्स, तो ए की जब ए से करूंगा मल्टीप्लाई तो कितना आता है, ए स्क्वायर। क्या बोल रहा हूं मैं, जब ए की ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इसका मतलब ए स्क्वायर, यही तो होता है भाई। आपने कई बार किया होगा कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, किया है, कैसे पता चला, कि जो भी यहाँ लिखा है, जितनी जो भी यहाँ लिखा है 2, उसकी उसे कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है, और कैसे करके, मल्टीप्लाई करके, तो जब ये तो 2 2 करके 4 आता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे भी तो यही है कि a इंटू ए इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि क्या होगा, a को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, बात समझ में आ गई। तो जो भी मैंने अभी यहाँ पे किया है वो सब यही कॉन्सेप्ट है, a की a से करेंगे इतना आ गया, a स्क्वायर। अब b है यहाँ पर, यहाँ भी b है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो b की b से करेंगे तो कितनी बार आ गई, 2 बार b आ गए, एक ये रहा, एक यहाँ पर है। c कितनी है, c भी यहाँ पर 2 बार है, प्लस इसी तरीके से जब ए सी की अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ए का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्यों, एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है। बी कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो बी ऐसे आ गए। सी भी कितनी बार हो गए, 2 टाइम्स हो गए। ओके, तो यहाँ से डिटरमिनेंट चलता आ रहा था, तो यहाँ से डी इज इक्वल टू कितना हो गया,
देखो ध्यान से, इस ए प्लस को हटा दो क्योंकि प्लस के आगे, टर्म के आगे लिखते नहीं है कभी भी प्लस, अगर वो अकेली टर्म है। जैसे 2 है तो 2 के बीच में लिखना पड़ेगा। अब देखो इसको मैं अगर क्या मान लूं बच्चों, आपको समझाने के लिए, इसको अगर मैं क्या मान लूं, ए मान लूं, मान सकते हैं? चलो ए नहीं मान के इसको मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, दोनों एक जैसी तो टर्म है, ए स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है। तो जब ये एक्स माना है मैंने, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक्स ही होगा, क्योंकि दोनों तो देखने में एक जैसे लग रहे हैं बिल्कुल। और जब हम जोड़ते हैं x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है ना। मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर चढ़ जाती है, पावर हो जाती है अगर मैं मल्टीप्लाई करता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, दोनों को ऐड कर रहा हूं। तो जब ऐड करता हूं तो x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है, ठीक है। 2x होता है, समझ में आ गई, यहाँ पे समझ लिख सकता हूं, तो 2x होता है, x होता था अभी आया। लेकिन x किसको माना था मैंने, x माना था मैंने इसको, तो यहाँ लिखी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, यही माना था मैंने। तो क्योंकि देखो एक ये है एक ये है, दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो इसको x माना मैंने, इसको x माना, x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है, तो 2 आ गया, और x की जगह मैंने इसको रख दिया वापस। तो हमारा कितना आ गया, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही तो मुझे प्रूफ करना था, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया प्रूफ होके। तो यहाँ लिख देंगे, ये क्या था हमारा LHS, ये क्या कहलाएगा हमारा RHS, RHS, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, यानी प्रूव्ड किया गया। उसने कहा था ना प्रूफ करो, तो हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है, समझ में आया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूफ करना है हमें। ये हमें डिटर्मिनेंट दी गई है, पहले हमें ये प्रूफ करना है, देन उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आपका आएगा इस तरीके के क्वेश्चंस। तो आपको पहले ये डिटर्मिनेंट को, ये इस जो गिवन डिटर्मिनेंट है उसको ये प्रूफ करके दिखाना है, फिर उसकी मदद से आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। या फिर आप कह सकते हो कि पहले आपको ये प्रूफ करना है, इस डिटर्मिनेंट को ये प्रूफ करना है, फिर इस डिटर्मिनेंट को आपको ये प्रूफ करना है। आपकी चॉइस है, आप कैसा कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले प्रूफ कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं टेक, ठीक है, टेक LHS, टेक LHS। LHS क्या लिया हूं मैं ले रहा हूं ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। कैसे, लेट मैंने ये जो डिटर्मिनेंट है इसको किसके इक्वल मान लिया है, मैंने मान लिया है इसके इक्वल, कि 1/1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर मान सकता हूं। अब मैं देखो ध्यान से देखो, तो आप इसमें देखो क्या हो रहा है, यहां 1 लिखा है, 1A स्क्वायर, 1A स्क्वायर, 1B स्क्वायर, 1B स्क्वायर, 1C स्क्वायर, 1C स्क्वायर। क्या हुआ है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ही हुआ है कि जो ये रो है, इस रो को किस में बदला गया है, कॉलम में बदला गया है। यानी जो फर्स्ट रो थी वो क्या बन गया है, फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो थी वो क्या हो गया है, सेकंड कॉलम, और जो थर्ड रो थी वो क्या बन गई है, थर्ड कॉलम। बात समझ में आ गई? कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चंस लगाए होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं प्रॉपर्टी का, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या कहती है, बाय इंटरचेंजिंग द rows and columns, comma, the value of determinant is remain unchanged, क्या मतलब है इसका, कि अगर हमें जो डिटर्मिनेंट दी गई है, अगर उस डिटर्मिनेंट को के रो को मैं कॉलम में बदल दूं, तो जो इसका जो वैल्यू होगी, जो इसका आंसर होगा, वो चेंज नहीं होता है। तो इससे क्या होगा, हेंस तब क्या होगा, D इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, मैं रो को कॉलम में बदल रहा हूं, तो 1A स्क्वायर, 1B स्क्वायर, 1C स्क्वायर हो गया। आ गई हमारे पास यही डिटर्मिनेंट। क्या थी, मैंने किसको लिया था, LHS को लिया था, और क्या प्रूफ कर दिया, RHS प्रूफ कर दिया, हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं RHS, देन LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट
सोल्व हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया है। अब बात करते हैं हम किसकी, सेकंड पार्ट की। हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। अब आपके पास चॉइस है कि आप ये डिटरमिनेंट लेके इसको प्रूफ कर सकते हो या फिर इस डिटरमिनेंट के जरिए से भी इसको प्रूफ कर सकते हो। क्योंकि देखो इसको मैंने क्या प्रूफ किया है, ये कि जब ये इसके इक्वल है तो सीधी सी बात है कि ये भी इसके इक्वल ही होगा, है ना। तो जब ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है। तो आपके पास चॉइस है, इसको लेना चाहते हो या इसको। मैं इसको लेके चल रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेन मुझे क्या दिया गया था ये। तो मेरे पास कोई, मैं दोनों तो सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं इससे लेकर करके दिखा रहा हूं आपको कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, हमने लिखेंगे नाउ, ठीक है, नाउ। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो इसको आप फर्स्ट पार्ट मान लो, इसको सेकंड पार्ट और इसको थर्ड पार्ट मान सकते हैं। तो लिख देना इस तरीके से, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो जो ये हमने सॉल्व किया था, टेक LHS, यहां पे लिख देंगे 1 and 2। ये किसके लिए हो गया, 1 and 2 के लिए। नाउ फॉर 1 and 3, ये किसके लिए बना कर रहा हूं सॉल्यूशन, अब 1 और 3 के लिए, 1 और 3 के लिए। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगी एग्जामिनर को चेक करने में, वो से पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से डिटरमिनेंट लिए हैं सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं D इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं टेक LHS, टेक LHS। LHS क्या ले रहा हूं कि D इज इक्वल टू, क्या डिटरमिनेंट मानी है मैंने ये, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 1 1 1 1 1, ठीक है, A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ये हमने ले लिया डिटरमिनेंट। अब देखो इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। इसकी एक ट्रिक मैं ये बताता हूं कि आपको जब भी इस तरीके के प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आए तो पहले ये देखो कि प्रूफ क्या करना है। यहां ध्यान से देखो, प्रूफ क्या करना है, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A। क्या मुझे यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेशन तब करनी स्टार्ट करूं, पहले मैं ये सोचूंगा कि मुझे यहाँ पे A माइनस बी कैसे बन सकता है, या B माइनस सी कैसे बन सकता है, या C माइनस ए। भाई एक साथ तीनों नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम एक तो बना सकता हूं ना। तो कोशिश करो कि जो आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है उसमें से किसी एक टर्म को पकड़ लो कि मुझे A माइनस बी बनाना है, या B माइनस सी, या C माइनस ए, और वो कोशिश करो यहाँ बन जाए। ये तरीका है सॉल्व करने का एक डिटरमिनेंट का, वरना तो आप कैलकुलेशन करते रहोगे, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, A माइनस बी बनाने की कोशिश करता हूं। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगा A माइनस बी। ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है A, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है B। इसका मतलब कि जो ऊपर A लिखा है उसमें से मैं अगर नीचे वाले रो को कैंसिल कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, तो A माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो A स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे वाला जब मैं इसमें से सबट्रैक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर। तो ये भी तो A माइनस बी हो गया ना एक तरीके से। बात समझ में आ रही है। अब यही करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं R1 में चेंज करूंगा, यानी किस में बदलाव होगा, किस में चेंज होगा, R1 में। क्या कर रहा हूं कि मैं कर रहा हूं R1 माइनस R2 कर सकता हूं। इसी साथ मैं एक और ऑपरेशन लगा रहा हूं कि मैं R2 में भी चेंज करूंगा, R2 में भी चेंज करूंगा, क्या, R2 माइनस R3। ठीक है, एक साथ दो ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दो नहीं तीन लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तीन लगाने ही नहीं है। एक टाइम में आप दो ही ऑपरेशन लगा सकते हो, ये याद रखना। कभी मैं कह दूं तीन लगाने और तीन लगा दो, नहीं, गलत है। एक टाइम में सिर्फ दो ही ऑपरेशन लगा सकते हो आप, तीसरे रो में ऑपरेशन नहीं लगा सकते। उसका कारण यह है क्योंकि जब ऑपरेशन लगा रहे होंगे आप तो दो रो बदल चुकी होंगी, तो जब दो बदल चुकी है तो फिर तीसरी में आप बदलाव नहीं कर सकते एक साथ। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं D इज इक्वल टू R1 कितना है, 1, दो 1 ऊपर क्या लिखा है, 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहां करते हैं, चलो रफली करता हूं, रफली। R1 में कितना है, 1, और 1 माइनस आएगा बीच में, और R2 में कितना है, 1। तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे R1 में कितना है, A, माइनस आएगा बीच में, और R2 में कितना है, B। तो R कितना हो गया, किसमें बदलाव आएगा, R1 में कितना आएगा, A माइनस B। इसी तरीके से R1 में कितना है, A स्क्वायर माइनस R2 कितना है, B स्क्वायर। बदल गई हमारी फर्स्ट रो। अब आते हैं सेकंड रो पर बात। इसी तरीके से सेकंड में क्या करा है मैंने बदलाव, सेकंड में से तीसरी रो को घटाया है, थर्ड रो को, सेकंड में से थर्ड रो को। तो सेकंड में हमारे पास ऊपर क्या लिखा है, 1, माइनस थर्ड में कितना है, नीचे 1, तो 1 माइनस 1, ये भी कितना हो गया, 0।
सेकंड में ऊपर क्या लिखा है b, नीचे कितना लिखा है c, दोनों को क्या करा है माइनस, तो कितना आ गया b माइनस सी। इसी तरीके से सेकंड में कितना है बी स्क्वायर, नीचे कितना है सी स्क्वायर, कैंसिल हो गया। सिर्फ दो में बदलाव किया था तो थर्ड तीसरी रो क्या होगी, ऐसे के ऐसी उतर जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो a माइनस बी भी आ गया इसमें और b माइनस सी भी आ गया, दो टर्म आ गई हैं, तीसरी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन से आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं। क्या, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है कि एक बार जोड़ दो, ए प्लस बी कर दो, और एक बार दोनों टर्म्स को घटा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या होता है कि एक बार दोनों टर्म को जोड़ दो और एक बार इन दोनों टर्म्स को घटा दो। तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं इस फॉर्मूले का यूज यहां कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट कैसे बदल जाएगी, ये जीरो ऐसे रहेगा, जीरो ये भी वन, ये टर्म ऐसी रहेगी a माइनस बी, बी माइनस सी, और ये बनेगा c। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक बार जोड़ दो दोनों को, एक बार घटा दो, तो a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरीके से ये भी ऐसे लिखा है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा b प्लस सी, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, और नीचे c स्क्वायर। इसमें ब्रैकेट यूज कर सकता हूं, क्योंकि ब्रैकेट नहीं करूंगा तो कहोगे, आप कहोगे कि सर एक जैसा नहीं है, क्योंकि मैं कॉमन लेने वाला हूं। अब ध्यान से देखो, यहां भी a माइनस बी लिखा है, यहां भी a माइनस बी लिखा है, यहां भी a माइनस सी लिखा है, और यहां भी b माइनस सी लिखा है। इसका मतलब क्या हो सकता है, मैं पहली वाली रो में से a माइनस बी कॉमन ले सकता हूं और दूसरी रो में से b माइनस सी कॉमन ले सकता हूं ना। क्यों, क्योंकि यहां भी a माइनस बी है, यहां भी a माइनस बी है, यहां भी b माइनस सी है, यहां भी b माइनस सी है, तो ये कॉमन जा सकता है। ठीक है, जगह नहीं है, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अब यहां से यहां लिख रहा हूं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां के बाद यहां पे आया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेक कॉमन, मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन निकाल रहा हूं, किसमें से, क्या 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 क्या, एक तो मैं निकाल रहा हूं a माइनस बी कॉमन ले रहा हूं, एंड क्या ले रहा हूं b माइनस सी। कहां से ले रहा हूं, फ्रॉम किस में से, r1 में से एंड r2 में से रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, क्रम अनुसार, यानी a माइनस बी r1 से कॉमन लेंगे, b माइनस सी r2 में से कॉमन लेंगे। देखो बच्चों, कॉमन लेने के बाद क्या होगा, कॉमन ले रहा हूं तो यानी बाहर आ जाएंगे, तो क्या आएगा, a माइनस बी आ जाएगा तो बाहर, और एक आएगा b माइनस सी। अब देखो पहली रो तो ऐसी रहेगी, कॉलम ये 0 0 1, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 0 0 1। अब इसमें से a माइनस बी कॉमन चला गया। मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया है कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कि जो भी नंबर आप बाहर लिख रहे हो उसको अंदर डिवाइड कर दो उसी नंबर से। तो देखो मैं पहली रो में से लिया है ना a माइनस बी कॉमन, तो इसका मतलब मैं इस पूरी रो को किससे डिवाइड कर दूं, a माइनस बी से। तो जब मैं जीरो को a माइनस बी से डिवाइड करता हूं, तो जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, कितना आता है, जीरो, इसलिए यहाँ क्या आ गया, जीरो। अब मैं a माइनस बी लिखा है दूसरी टर्म, a माइनस बी को किससे डिवाइड करूंगा, a माइनस बी से, तो ये क्या हो जाएंगे, 1, क्योंकि 1 टाइम जाएंगे, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया सेकंड टर्म में 1। वहां पे क्या लिखा है, a प्लस बी, a माइनस बी, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, पहली रो में क्या लिया था कॉमन, a माइनस बी, तो a माइनस बी से डिवाइड करेंगे, तो देखो कौन सी एक जैसी है, ये टर्म एक जैसी है, तो कैंसिल हो गई, क्या बची, a प्लस बी। ठीक है, बात समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो याद रखना कि कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो नंबर आप बाहर लिख रहे हो उसको उस रो में डिवाइड कर दो जिसमें से आपने कॉमन लिया है। कॉमन लेने का मतलब कि उसी नंबर से डिवाइड करना। अब देखो इसी तरीके से जब मैंने b माइनस सी लिया है, तो b माइनस सी को किससे डिवाइड करूंगा, b माइनस सी से, तो ये एक जैसे है, कैंसिल हो गए, कितना बचा, 1। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस वाली टर्म खत्म हो जाएगी, क्या बचेगी, प्लस की टर्म। यहाँ पे क्या है, c, और यहाँ क्या है, c। ये होके आगे बदल गई हमारी डिटरमिनेंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका और कोई रास्ता नहीं है कि आप इसको और थोड़ा सा इजी कर सको, और इजी नहीं होगी। हाँ ये कर सकते हो कि देख लो कि जीरो बन रहा है, किसी तरीके से जीरो बन रहा है तो अच्छी बात है। तो मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैं देखो 1 में से 1 कैंसिल करता हूं तो यहाँ 0 हो जाएगा, एक 0 और बना सकते हैं यहाँ पे। तो चलो पहले 0 बनाते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन से बच जाऊंगा। क्या कर रहा हूं मैं, कि मैं R1 में चेंज कर रहा हूं, किस में चेंज कर रहा हूं, R1 में, R1 में चेंज कर रहा हूं क्या,
R1 माइनस R2। R1 में ही चेंज क्यों करा? क्योंकि जब मैं एक्सपेंशन मेथड लगाऊंगा तो एक्सपेंशन मेथड में शुरू में पहली टर्म लिखते हैं, फिर दूसरी टर्म लिखते हैं बाद को, फिर तीसरी टर्म लिखते हैं, ये तीन ही टर्म तो लिखते हैं। तो जब तीन टर्म लिखते हैं तो पहली टर्म 0, दूसरी टर्म में 0 बनाने वाला हूं, वो भी 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगी? सिर्फ ये। किसको सोल्व करना पड़ेगा मुझे? सिर्फ इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या ले रहा हूं, यहाँ पे 0 बना रहा हूं, वरना मैं यहाँ भी 0 बना सकता था, लेकिन यहाँ बनाने से मुझे उतना फायदा नहीं होगा जितना मुझे यहाँ फायदा होगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक बारीक से बारीक चीज समझा रहा हूं इस क्वेश्चन में, कैसे आप सोल्व कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए a माइनस बी, b माइनस सी। अब हम चेंज करते हैं, 0 में से 0 गया तो कितना बचे? 0। 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ क्या लिखा है? a प्लस बी। मैं माइनस कर रहा हूं किसको? सेकंड रो को कराना। R1 में से R2 घटाया है तो R1 तो मेरा ये है, इसमें से किसको घटाएंगे? R2 को। तो R2 कितना है? B प्लस सी, है ना। अब क्या होता है कि जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो इसका मतलब B जो है प्लस का वो कैसा हो जाएगा? माइनस का। और C कैसा है? प्लस का, तो ये भी कैसा हो जाएगा? माइनस का। प्लस के B से माइनस का B खत्म हो गया, तो मेरे पास क्या बचा? A प्लस का और माइनस का C। ठीक है, ये बचा। इसको मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? A माइनस सी। बाकी हम ऐसे ही उतार देंगे, क्योंकि सिर्फ किसमें बदला था? मैंने R1 में बदला था, बाकी तो सब ऐसे ही उतरेगा। तो इसको हम ऐसे कैसे ही उतार देंगे। डन। चलिए अब आते हैं आगे। हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंशन मेथड लगा रहे हैं। तो बाय एक्सपेंशन मेथड, एक्सपेंशन मेथड क्या कहता है? हम एक्सपेंशन मेथड सोल्व करेंगे इसको। तो पहले a माइनस बी ऐसे ही, b माइनस सी भी ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट यूज करो कैपिटल। क्या कहता है कि पहली टर्म, ठीक है, पहली टर्म लेंगे तो यानी ये कॉलम खत्म हो जाएगा, ये रो खत्म हो जाएगा, क्या बचेंगे? सिर्फ ये 4 टर्म बचेंगे। और 4 टर्म में क्या होगा कि इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे। तो मैं हाथों हाथ कर रहा हूं कि c की मल्टीप्लाई किससे होगी? c स्क्वायर, और इसकी इससे, यानी कि c b प्लस सी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। माइनस आता है और फिर से ये वाली टर्म आएगी 0। अब ये कॉलम खत्म हो जाएगा और फर्स्ट वाली रो खत्म हो जाएगी, यानी कि इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। तो क्या क्या बचा? 0 1 b प्लस सी सी स्क्वायर। 0 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना आएगा? 0 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा? b प्लस सी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम कौन सी टर्म आएगी? प्लस की, a प्लस a माइनस सी। क्या आएगा? a माइनस सी। अब देखो ध्यान से, a माइनस सी का मतलब कि हम a माइनस सी के नीचे और ऊपर वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, ठीक है, और उसके आगे और पीछे वाले, यानी कि ये पूरी रो खत्म हो गई और ये कॉलम खत्म हो गया। क्या बचा? 0 1 1 सी। तो 0 की जब सी से करूंगा तो कितना आएगा? 0, और 1 की 1 से करूंगा तो कितना आएगा? 1। ठीक है, यह हमारा डिटरमिनेंट एक्सपेंशन के मेथड से सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व करके देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या आता है। तो पहली टर्म कितनी है? a माइनस बी। सेकेंड टर्म कितनी है? b माइनस सी। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो तो कितना आएगा? 0। ये खत्म हो गया। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करूं तो क्या आएगा? 0। ये भी खत्म हो गया, यानी इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं रहा। ये भी 0, ये भी 0। 0 में से 0 गया, कितना बचा? 0। पूरा खत्म हो गया। क्या बचा मेरे पास? सिर्फ ये। तो मेरे पास बचेगा क्या अंदर? a प्लस सी, a प्लस सी, सॉरी क्या बचा है? a माइनस सी, और अंदर यहां से क्या बच के आएगा? माइनस के 1, माइनस के 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है तो। मैं इसको रफ कर देता हूं, यानी कि इस लाइन के बाद आ जाओगे यहां पर। तो हमारे पास क्या बचा है? d इज इक्वल टू, पहली टर्म कितनी है? a माइनस बी, दूसरी टर्म कितनी है? b माइनस सी। उसके बाद यहां पे देखो ध्यान से, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? इसके साथ। और वैसे भी देखो यहाँ पे क्या लिखा है? c माइनस ए, और यहाँ क्या आया है? a माइनस सी। तो यानी साइन उल्टे हो रहे हैं, तो इसलिए -1 की मल्टीप्लाई किस में कर दो? इसके अंदर। तो -1 की जब मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो जो प्लस की चीज होती है वो माइनस हो जाती है, और जो माइनस की होती है वो प्लस की। तो -1 की मल्टीप्लाई करी मैंने, तो माइनस क्या है? c लिखा है, तो c कैसा हो जाएगा? प्लस का।
प्लस का ए लिखा है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब ध्यान से देखो जो ऊपर, यही तो तुम्हें प्रूफ करना था। ए माइनस बी आ गया, बी माइनस सी आ गया, सी माइनस ए आ गया। तो बच्चों ये क्या आया है हमारे पास, आर एच एस। ठीक है, तो दैट मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। आ गया है या नहीं, यानी क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव या प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी था इसीलिए 5 नंबर में आएगा। और ये मान के चलो कि 99% पेपर में आता ही है। वो बात अलग है कि पेपर किसी और यूनिट से ज्यादा बनाना हो, इसमें से कम पार्ट रखना हो तो शायद ना आए, वरना 99% आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आएगा। और 5 नंबर में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन कई बार आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रिक जो बताई है वो ट्रिक को समझना। जो मैंने क्वेश्चन में आपको जो जो पॉइंट बताए हैं, जो मैं बीच में आपको गाइड करता हूं, वो ध्यान से समझना। अगर आपने वो पॉइंट्स याद रख लिए तो आपके लिए क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। याद रखना कि जो भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो कोशिश करो कि उस जो प्रूफ करने के लिए कहा गया है वो क्वेश्चन में बनाओ। जैसे ही आप उस क्वेश्चन में बनाना स्टार्ट करोगे तो एक टर्म भी आ गई तो बाकी की दोनों टर्म्स ही ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, तो समझेंगे डी इज इक्वल टू R1 माइनस R2। R1 में यहां क्या लिखा है, x, माइनस आएगा बीच में, R2 कितना है, a, तो x में से a को घटाना है तो x माइनस a। यहां पे क्या लिखा है, a। ठीक है, थोड़ा पास कर लेते हैं, a माइनस a में से R2 घटाना है, R2 कितना है, x, a माइनस x। उसके बाद a में से a गया, कितना हो गया, 0। यहां पे आते हैं, अब R2 में चेंज होगा, ये तो R1 में चेंज हो गया, अब किस में चेंज कर रहा हूं, R2 में। एरो से, एरो के पीछे जो लिखा होता है उसी में चेंज होता है, तो क्या लिखा है, R2, यानी अब किस में चेंज होगा, R2 में। A में से A घटाएंगे, क्यों, R2 में कितना है, A, और R3 में कितना है, A में से A गया, कितना हो गया, 0। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है, X, और यहाँ कितना है, A, तो X में से A चला गया। यहाँ कितना है, A, और यहाँ कितना है, X, तो A माइनस X। क्लियर है, समझ में आया होगा। R1 और R2 में चेंज हो गया, R3 कहीं लिखा नहीं है तो R3 कैसा हो जाएगा, ऐसा के ऐसे ही उतार देंगे। बात समझ में आ गई, चल ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, x माइनस ए बन गया, यहाँ पे x माइनस ए नहीं है, यहाँ 0 है। जीरो के नीचे तो मैं कुछ भी लिख दूं तो कितना आता है, 0 ही आता है, तो इसलिए 0 से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जरा सा बदलाव हो रहा है, क्या हो रहा है कि ये x माइनस ए ना होके a माइनस एक्स लिखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, -1। तो मैंने बताया था कि जब -1 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो प्लस वाली चीज माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है। इसी तरीके से जब कॉमन लेंगे तो जो प्लस वाली है वो माइनस में हो जाएगी और माइनस वाली भी प्लस में हो जाएगी। जब मैंने कॉमन लिया किसमें से, a माइनस एक्स में से, क्या, -1, तो जो माइनस वाली टर्म थी वो तो हो गई प्लस की, और जो प्लस वाली टर्म थी वो कैसी हो गई, माइनस की। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो अब इसको तो समझ सकते हैं कि मैंने बताया है कि जब भी -1 की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस वाली चीज माइनस हो जाती है और माइनस वाली प्लस। तो जब मैं इस -1 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो जो ये x प्लस का है यहाँ पर कैसा हो गया, माइनस का, और ये माइनस का a लिखा है तो ये कैसा हो गया, प्लस का। आ रहा है नहीं लौट के वापस, यही बात समझ में आ गई। तो यानी मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, तो मैं इसलिए इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूं, माइनस के 1 लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, x माइनस ए। ठीक है, मैंने एक लाइन अपने लिए कम कर दी, आप कम मत करना, आप इस डिटरमिनेंट को बनाने के बाद दोबारा से नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो x माइनस ए तो आ गया है मेरे पास, यहाँ पे भी क्या लिखा है, a माइनस एक्स लिखा है ना, a माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, 0 a माइनस एक्स, और यहाँ कितना है, x, यहाँ भी a माइनस एक्स लिखा है, यहाँ x माइनस ए लिखा है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज कर लो कि मैं माइनस के 1 कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस के 1 कॉमन लेने से क्या होगा कि जो प्लस की चीज है वो माइनस में हो जाएगी और माइनस वाली प्लस, बन गया x माइनस ए, हो गया, सेम हो गए दोनों, ये भी सेम है ना। चलिए अब आते हैं अपनी चीज पर, क्या मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, टेक कॉमन। क्या कॉमन ले रहा हूं, x माइनस ए कॉमन ले रहा हूं, किसमें से, दोनों में से, फ्रॉम रो 1 में से भी और रो 2 में से भी। रो 1 में से भी क्या x माइनस ए कॉमन आ सकता है, और रो 2 से भी x माइनस ए कॉमन आ सकता है। ठीक है,
चलिए अब देखो ध्यान से, d इज इक्वल टू क्या कॉमन लिया था, x माइनस ए। तो मैंने अभी देखो किसका लिखा है, मैंने किसका लिखा है, पहली रो का। पहली रो में से मैंने क्या कॉमन लिया, लिखा है ना, टेक कॉमन x माइनस ए फ्रॉम r1। तो r1 में से क्या कॉमन लेना है, x माइनस ए। तो वो यहाँ आ गया बाहर, वो मैंने डिटरमिनेंट बना दी यहाँ पर। अभी ये जगह क्यों छोड़ी है अभी बताता हूँ। तो x माइनस ए कॉमन लिया है, तो कॉमन लेने का मतलब मैंने बताया था कि कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो नंबर आप बाहर लिख रहे हो उस नंबर की डिवाइड कर दो पूरी रो में से। अगर आपने रो में से कॉमन लिया है, और अगर कॉलम में से कॉमन लिया है तो फिर उस नंबर को डिवाइड कर दो पूरे कॉलम में। फिलहाल मैंने किस में कॉमन लिया है, रो में से। कौन सी रो में से, r1 में से। तो जो नंबर मैंने बाहर लिखा है उस नंबर को मैं क्या कर दूं, पूरी रो में डिलीट कर, पूरी रो से क्या कर दूं, डिवाइड कर देता हूं। तो x माइनस ए को डिवाइड कर दिया किससे, x माइनस ए से। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, ये दोनों सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ कितना आ गया, कितना आ गया, 1। ऐसे यहां पर देखो, ध्यान से देखना कि ऊपर लिखा है माइनस के x माइनस ए, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से। तो देखो दोनों सेम सेम है, x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो गया, कितना बना, 1। लेकिन देखो साथ में माइनस भी तो बचा, तो माइनस बचा है तो इसका मतलब यहाँ कैसा आएगा, माइनस के 1। बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ लिखा है 0, 0 को किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस ए से, क्योंकि यही कॉमन लिया था। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो कितना आता है, 0 ही आता है। तो इसलिए इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्या आ गया इसका, 0। बात आती है इस पर। अब देखो ये तो r1 का खेल हो गया, अब r2 भी तो लिया था आपने, r2 में से क्या कॉमन लिया है, x माइनस ए कॉमन लिया है भाई, x माइनस ए। तो x माइनस ए कॉमन लिया है तो इसलिए एक बार x माइनस ए और आएगा, इसलिए जगह छोड़ी थी। तो पहली रो में से कॉमन लिया था x माइनस ए, वो यहाँ पे आ गया, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन बच्चों तुमने ये भी तो लिखा है कि कॉमन लेना है r2 में से भी क्या, x माइनस ए। तो एक और x माइनस ए आ गया, कौन सा वाला, अब जो r2 से निकल के आया है। तो इसको भी डिवाइड करेंगे, तो 0 के नीचे तो कुछ भी लिखो तो 0 ही आता है। x माइनस ए को जब x माइनस ए से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 1। और ये माइनस का x माइनस ए है, या प्लस का x माइनस ए है, तो जब डिवाइड करेंगे तो जैसे यहाँ आया था क्या आएगा, माइनस के 1। ठीक है, अभी अभी समझाया था ना, जैसे ये आया था उसी तरीके से। नीचे वाली रो में कोई बदलाव नहीं किया, तो ये ऐसे रहेगा a x। बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं आगे, मार्कर चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब देखो क्या हो रहा है, अब इसमें ये देखो कि क्या 0 बन सकता है या कुछ और। अगर 0 बन जाए तो अच्छी बात है, मुझे कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, नहीं बनना है तो फिर इसी को सोल्व कर दो, नहीं समझ में आ रहा हो तो। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं कुछ करना चाहूं, जैसे इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ 0 हट जाएगा, है ना। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कर सकते हैं, देखो ध्यान से क्या करना है, 0 बन सकता है कैसे, अगर मैं ये कॉलम लिखा है ये C1 कॉलम है, और ये कौन सा कॉलम है, C2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ने से यहाँ 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। तो यहाँ 0 हो जाएगा, और नीचे कुछ भी होता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा ऊपर 0 बन जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो एक्सपेंशन मेथड ऊपर लगाना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्या, देखो मैं यही लिख रहा हूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं, क्या मैं कर रहा हूं, C1 में चेंज कर रहा हूं, C1 में चेंज करूंगा क्या, C1 प्लस C2 कर सकते हैं, C1 प्लस C2। तो यहाँ पे लिखेंगे D इज इक्वल टू, क्या लिखा है बाहर, x माइनस ए। अब बच्चों हम इतना समझ चुके हैं कि देखो दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में है, 2 बार लिखे हैं तो मैं इसकी पावर 2 कर सकता हूं। ठीक है, मैंने अभी क्वेश्चन में बताया भी था कि अगर 3 इंटू 3 लिखा है तो हम क्या लिख देते थे, इसका 3 का स्क्वायर। तो ये भी तो इसका मतलब ये है, इसको 3 मान लो, ये भी 3 है, तो 3 दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या लिख सकते हैं, दोनों की पावर 2। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, दोनों की पावर 2। अंदर क्या लिखा है, डिटरमिनेंट क्या चेंज होगा, आपने करा है C1 प्लस C2। C1 कितना है, 1, प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैसा टर्म है, माइनस का, तो इसलिए माइनस आ जाएगा, और फिर 1, तो 1 में से बन गया, कितना हो गया, 0 प्लस 1 कितना होता है, 1। a प्लस ए कितना होता है, 2a। a प्लस ए कितना होता है, 2a। ठीक है, और इन दोनों को ऐसे उतार देंगे क्योंकि इसमें मैंने कोई बदलाव नहीं किया था। a, उसके बाद 0 माइनस 1 और x।
ए टू है, हो गया। तो ये पहली रो में तो बदलाव कर दिया मैंने पहले कॉलम में, और बाकी दोनों ऐसे उतार दिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने ऑपरेशन किस में लगाया था? फर्स्ट कॉलम में। अब इसको बस एक्सपेंशन मेथड यूज कर लो, और कुछ नहीं होगा इसमें। तो बाय एक्सपेंशन मेथड इसको सोल्व करते हैं, किसके द्वारा? एक्सपेंशन मेथड के द्वारा। तो क्या कहता है ये? d इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। एक्सपेंशन मेथड लगाते हैं। पहली टर्म है जीरो, और जब पहली टर्म जीरो है तो जीरो के अंदर मैं कुछ भी लिख दूं, क्या उसकी कोई जरूरत होगी मुझे? तो जीरो की मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करा दूं, क्या आना है? आंसर जीरो ही आना है। तो मैं अपना टाइम क्यों खर्च करूं? तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट जीरो, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन है। एक्सपेंशन मेथड से सोल्व करके कराना होता है उसे, वो कह रहा होता है कि एक्सपेंशन मेथड से डिटरमिनेंट को सोल्व करो, तो अब यहाँ पे सब कुछ करके दिखाना है। लेकिन जब उसने कहा है कि प्रूफ करो, तो प्रूफ का मतलब क्या होता है कि अगर आपने बीच में 2-4 लाइनें खत्म कर दी, अपनी दिमाग में कैलकुलेशन की है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे आंसर चाहिए और वो सही तरीके से आना चाहिए बस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? जीरो। यहाँ हमारे क्वेश्चन में माइनस आता था फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है एक और, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये मैं बता चुका हूं, एक्सपेंशन मेथड में सोल्व करा है मैंने हर तरह के क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, और ये बन गया 1। अब आते हैं बात इस पर, क्या कहता है कि जो भी नंबर आप ले रहे हो उसके आगे और पीछे वाले नंबर छोड़ दो। यानी कि ये दो पूरी रो छोड़ देंगे। कौन सी रो? फर्स्ट रो। और ये 1 के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को भी छोड़ दो, यानी इसको भी हम छोड़ देंगे। क्या बचा मेरे पास? 1, 2a माइनस 1 और x। अब क्या कहता है कि जो पहला एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई करो उसके सामने वाले से। तो यहाँ तो क्या आ गया? x। 1 की x से करेंगे तो x माइनस, कहता है वो कि इस टर्म की मल्टीप्लाई करो इसके साथ। तो 1 की जब किसी भी टर्म नंबर से करता है तो वही नंबर लौट के आता है, तो इसलिए माइनस का कैसे आ जाएगा? 2, क्योंकि माइनस के 1 लिखा है। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आ गया 2a, और माइनस की करेंगे तो यहाँ माइनस आ गया। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे फॉर्मूले में प्लस, और तीसरी टर्म कितनी है? जीरो। वही बात आती है कि जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करूं आंसर तो जीरो ही आना है, तो इसलिए मैं नंबर नहीं लिख रहा, सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो के अंदर कुछ भी लिख दूंगा, किसी से मल्टीप्लाई करा तो आंसर तो जीरो बनेगा ही बनेगा। अब आते हैं यहाँ पर d इजिकल टू एक्स माइनस ए इजिकल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद देखो जीरो में कुछ जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीरो में जोड़ेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या आ जाएगा? सिर्फ ये बचेगा। क्या बचेगा? x और माइनस माइनस प्लस, और कितना आ गया? 2a। जीरो प्लस जीरो कितना होता है? जीरो, और जीरो में ये नंबर जोड़ूंगा तो यही नंबर लौट के आएगा, इसलिए ये नंबर लौट के आ गया। ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस कितना होता है? प्लस, इसलिए बीच में प्लस आ गया और 2a। अब ध्यान से देखो क्या लाना था, यही तो हमें लाना था। तो मैं प्रूफ हो गया, d इजिकल टू पहले लिख देंगे x प्लस 2a, आ गया ये, और साइड में बराबर में क्या लिखा है इसके? x माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या आया है ये आया है RHS। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया है? अगर क्वेश्चन में हल्का से भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखना, मेथड को दोबारा समझना। उसके बावजूद भी अगर कोई भी आपके डाउट रह जाते हैं या आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को प्लेस कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं किसके लिए? होमवर्क के लिए। किस पर? जो आज हमने टेक्निक्स यूज की है। कौन से क्वेश्चन? प्रूफ वाले क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इस तरीके से दिया गया है। आपको क्या प्रूफ करना है? ये कोई डिटर्मिनेंट दी गई है, आपको क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है। इसी तरीके से ये कोई डिटर्मिनेंट आपको दी गई है और आपको क्या प्रूफ करना है? एक्स और वाई। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया है कि आपको क्या करना है, पहले कोशिश करनी है कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड या जेड माइनस एक्स, इनमें से किसी एक चीज को इसमें बनाया जाए। तो अगर आपने इनमें से जब ये बनाने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिक बाकी की चीजें आ जाएंगी। तो कोशिश करना, अगर क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इस पे एक वीडियो बना के इसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस पे करेंगे और उसके बाद हम आगे का रूल्स पढ़ेंगे, जिसे क्रैमर रूल्स बोला जाता है डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए, जिस पे क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड वीडियो को शेयर करेंगे। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय श्री राम।